गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम यूनिट 4 पढ़ रहे हैं बीएड फर्स्ट सेम का पाठ्यक्रम। हमारा जो चौथा पेपर है उसका नाम ही है करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल। इसके अंतर्गत आपने मैडम से पढ़ा होगा यूटिलिटी, पाठ्यक्रम की उपयोगिताएं क्या होती हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पाठ्यक्रम की विशेषताएं, पाठ्यक्रम के उद्देश्य और पाठ्यक्रम के प्रकार, उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ आती है कि पाठ्यक्रम होता क्या है। अगर दो शब्दों में रिवाइज करें हम तो पाठ्यक्रम के दो अर्थ लिए जाते हैं, एक तो संकुचित अर्थ, दूसरा व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ में देखें तो कि एक सिंपल सी बात है कि अध्ययन का कोर्स, कोर्स ऑफ स्टडी, या फिर हम कह लें कि सिलेबस, ये हो गया हमारा सिंपल सा संकुचित अर्थ में। और अगर हम व्यापक अर्थ में देखें तो इसे बोला जाएगा कि एक व्यक्ति जो अपने संपूर्ण जीवन काल में अपने व्यक्तित्व को निखारने में जितने भी अनुभव उसको प्राप्त होते हैं उनको हम पाठ्यक्रम बोल सकते हैं। ये हो गया हमारा व्यापक अर्थ। और आज के समय में हम व्यापक अर्थ पर ही जाएंगे। संकुचित अर्थ का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि सिलेबस एक छोटा शब्द हो गया, या अध्ययन का कोर्स की मतलब एक किताब हमको दे दी गई है, वो हमने पढ़ लिया तो वो पाठ्यक्रम हो गया। लेकिन ये एक छोटी सी भाषा है। और अगर हम व्यापक अर्थ में देखें तो जो व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है, जो बालक होता है, एक छोटे से लेकर एक बड़ा व्यक्ति बनता है और समाज में रहता है, समाज में जितनी भी क्रियाएं करता है, जितने भी अनुभव प्राप्त करता है, उसको हम एक पाठ्यक्रम के अंतर्गत ले सकते हैं। ठीक है, तो एक पाठ्यक्रम की विशेषताएं क्या होती हैं उसके बारे में अगर हम आगे जानेंगे कि पाठ्यक्रम होता क्या है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो व्यक्ति व समाज से संबंधित जितनी भी आवश्यकताएं हैं, एक व्यक्ति को समाज में रहने के लिए जितनी भी आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है, जैसे स्वास्थ्य हो गया, मस्तिष्क हो गया, समाज हो गया, उसके आसपास जो भी घटित होता है, उनसे जो अनुभव मिलता है उसको हम पाठ्यक्रम बोल सकते हैं। और एक अच्छा पाठ्यक्रम क्या होता है कि एक अच्छे पाठ्यक्रम में ये विशेषताएं होनी चाहिए कि जो ये चीज़ें व्यक्ति को मिलेंगी समाज में, एक मस्तिष्क, स्वास्थ्य, भाई बंधु, इधर उधर के जो भी लोग उसको मिलते हैं, और जो भी उसको पढ़ाया जाएगा, उसको इन सब चीज़ों से मतलब रेलेवेंट कैसे किया जाएगा, वो उन सब चीज़ों से समायोजन कैसे बनाएगा, तो वो चीज़ एक पाठ्यक्रम में समावेशित होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, है ना। तो इसके अंतर्गत शिक्षा में ही इसको हम देख सकते हैं, ऐसे तो मिलेगा नहीं उसको। एक तो शिक्षा के अंतर्गत उसको कैसे पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाए और कब और कितना पढ़ाया जाए, वो चीज़ एक पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर देखें कि पाठ्यक्रम में दो चीज़ें और होती हैं, एक तो एक सैद्धांतिक होता है, व्यवहारिक होता है, दोनों रूप में। और एक अच्छा पाठ्यक्रम जिसमें व्यक्ति का, अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता एक सिंपल सी ये होती है कि पाठ्यक्रम वातावरण के साथ समायोजित होना चाहिए। जैसा वातावरण हो वहाँ का, जैसे ये क्लासरूम है, क्लासरूम का जो वातावरण है उसी के अनुसार अगर हम पाठ्यक्रम बनाते हैं तो जो व्यक्ति, जो बच्चा वहाँ बैठा है, वो जल्दी से समायोजित हो जाएगा इस वातावरण में और पाठ्यक्रम के साथ। मान लो कि इस वाले क्लासरूम में जो वातावरण है, इसमें गर्मी है, कोई खुला मतलब खिड़की नहीं है, तो इसमें एक उमस भरेगी। और जो बच्चा वहाँ बैठा है वो इस पाठ्यक्रम पे जो चीज़ मैं यहाँ पढ़ाऊँगा, क्या वो सही ढंग से उसको ऑब्जर्व कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो वातावरण और पाठ्यक्रम दोनों का संबंध एक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों को एक दूसरे में समायोजित जरूर होना चाहिए। मतलब ये है कि एक पाठ्यक्रम अगर अच्छा है तो वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, और वातावरण अगर बदलता है तो पाठ्यक्रम को भी बदलना चाहिए। मान लो इस रूम में गर्मी है तो मैं पाठ्यक्रम में बदलाव क्या आएगा कि हमें कुछ जो भी पढ़ाना है हमें जल्दी से पढ़ा लेना है, क्योंकि बच्चे उस गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये क्लासरूम ही बेकार है, यहाँ का वातावरण ही बेकार है, तो हमें पाठ्यक्रम को बदलना चाहिए, या फिर वातावरण को बदलना चाहिए ताकि पाठ्यक्रम को बच्चे जल्दी से समझ पाएँ। तो पाठ्यक्रम और वातावरण दोनों बहुत ज़रूरी हो गए हैं। इस दृष्टि से वातावरण को मतलब बदलाव की ज़रूरत होती है। वातावरण अगर बदल रहा है तो पाठ्यक्रम में भी बदलाव होना चाहिए, है ना। तो ये तो कुछ विशेषताएं हो गई कि पाठ्यक्रम होना कैसे चाहिए। और एक चीज़ कि पाठ्यक्रम को क्या हम बोल सकते हैं कि जैसे मान लो कि शिक्षा रूपी मैदान में हम युद्ध करने जा रहे हैं, तो पाठ्यक्रम को एक हथियार मान सकते हैं हम। क्या मान सकते हैं? हथियार। जैसे कि अगर हम युद्ध करने जा रहे हैं, हमारे पास हथियार ही नहीं है, मान लो कि हम पेन पढ़ाने आ गए और हमारे पास मार्कर ही नहीं है, तो हम पढ़ाएंगे क्या, लिखेंगे कैसे? इस ब्लैक बोर्ड पे चौक तो चला नहीं सकते ना। तो ऐसे ही एक पाठ्यक्रम हो गया कि अगर कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है तो कैसे पढ़ाई जाएगी, क्यों पढ़ाई जाएगी और कब पढ़ाई जाएगी, ये पाठ्यक्रम ही निर्धारित करता है। ठीक है, तो अब एक पाठ्यक्रम के कुछ उद्देश्य देख लिए जाएं कि उद्देश्य क्या होता है, पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम बालक का सर्वांगीण विकास करता है, उसे चिंतनशील मनुष्य बनाने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं उसका एक बेस बनाता है।
क्या बनाता है? बेस, बोले तो आधार। एक बालक आगे चल के क्या बनेगा, कैसा बनेगा, चिंतनशील प्राणी बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, जो भी बनेगा, उसको उस पथ पे आगे बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम एक बेस बनाता है। तो ये तो एक उद्देश्य हो गया। दूसरे उद्देश्य में हम देखें कि पाठ्यक्रम छात्रों को सामाजिक व प्राकृतिक विज्ञान, जैसे कि भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, इन सब चीज़ों में एक कॉरिलेशन, क्या होगा? कॉरिलेशन बनाता है। इन सब में समायोजन कैसे करें, इन सब के साथ घनिष्ठता से वो अपना संबंध कैसे कायम करे, जिससे इन सब चीज़ों में उसे महारत हासिल हो और इन सब चीज़ों का वो अपने जीवन में, दैनिक जीवन में उपयोग कर सके और वो आगे बढ़ सके, समाज के साथ बढ़ सके। एक सेकेंड गाइस, गर्मी लग रही, मुझे ज़रा फ़ैन ऑन करने दो, और हो सकता है थोड़ी सी आवाज़ कम आए, तो उसको थोड़ा सा प्लीज़ एडजस्ट करें। तो क्या क्या बता रहे थे? हाँ ठीक है, घनिष्ठ संबंध बनाता है, मतलब बनाने योग्य बनाता है। इन सब सारे विज्ञान से, जो प्राकृतिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, उनसे घनिष्ठ संबंध बनाने में उसे योग्य बनाता है। ज़्यादा तेज़ हो रही है आवाज़? अच्छा, एक सेकेंड, कोई बात नहीं, ठीक है। तो पाठ्यक्रम ऐसे वातावरण का संबद्ध करता है, मतलब सृजन करता है, जहाँ पर बालक का चिंतन, तर्क, सहयोग, परस्पर मतलब आपसी मेल मिलाप, भाईचारा, इन सब चीज़ों का जो एक मनुष्य में गुण होते हैं, नैसर्गिक गुण, मतलब नैसर्गिक गुण समझते हैं आप? ये वाले नैसर्गिक गुण जो व्यक्ति में स्वतः मतलब पहले से ही विद्यमान होते हैं, उनको बाहर निकालता है। नैसर्गिक गुण मतलब व्यक्ति में पहले से ही विद्यमान होते हैं, उनको बाहर निकालता है। त्याग, प्रेम, भावनाएं, जो व्यवहार होता है, व्यक्ति का नेचर होता है, वो सब पहले से उसमें उपस्थित होता है। और वातावरण और जो पाठ्यक्रम है हमारा, वो इन सब चीज़ों को धीरे धीरे ऊपर लाता है। पाठ्यक्रम का ये उद्देश्य भी एक इम्पॉर्टेंट होता है। तो पाठ्यक्रम का उद्देश्य एक और होता है कि बालक में राष्ट्रीय प्रेम, राष्ट्रीय जो हमारी चीज़ें हैं, राष्ट्रीय विरासत है जो, उसके बारे में निष्ठा, प्रेम भाव, और उसको बचाने का और उसको आगे ले जाने का, मतलब आगे वाली जो पीढ़ी आएगी उसको हस्तांतरित करने का जो एक योग्यता होती है, क्षमता होती है, जो भी बनाए कि उसको योग्य बनाना होता है। ये हो गए हमारे उद्देश्य। ठीक है, अब आता है पाठ्यक्रम के प्रकार। तो पाठ्यक्रम के प्रकार हमारे क्या हैं? बाल केंद्रित, विषय केंद्रित, अनुभव केंद्रित, शिल्प कला केंद्रित, कार्य केंद्रित, सुसंबद्ध या संबंधित पाठ्यक्रम, और नेक्स्ट और अंतिम कोर पाठ्यक्रम। तो एक एक करके कुछ हम समझ लेते हैं कि जैसे बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में क्या है, जैसे कि नाम से ही संबंधित है कि इसमें बालक को केंद्र में रखा जाएगा। जो भी पाठ्यक्रम बनाया जाएगा उसमें बालक की जो क्षमताएं हैं, जो योग्यता है, जो उसकी अभियोजन क्षमता, मतलब जो यूटिलिटी, जो बालक है उसके मनोविज्ञान पे आधारित है, बालक के मनोविज्ञान पे, बालक का जो दिमाग है उसके आधार पर बनाया जाएगा, उसे हम कहेंगे बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। नेक्स्ट आता है हमारा विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। इसमें क्या होता है कि एक मिनट, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में विषयों को अलग अलग करके, ना कि एक साथ मिला के, अलग अलग करके उनको पढ़ाए जाने की व्यवस्था होती है। ठीक है, एक सेकंड, क्या है कि इसमें कई सारी पुस्तकें लिखी जाती हैं, अलग अलग होती हैं, उनका एक साथ हम ज्ञान लेंगे, एक साथ हम नहीं कर सकते हैं, अलग अलग पीरियड जो बनाए जाते हैं उसमें करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा अनुभव केंद्रित। इस वाले पाठ्यक्रम में अगर हम देखें तो कि इसमें सारे मानव जाति के अनुभव सम्मिलित किए जाते हैं। जो भी व्यक्ति, जो जैसे बालक अभी पढ़ रहा है, उसको पुराने अनुभव कैसे दिए जाएंगे, एक टीचर मान लो या एक प्रिंसिपल मान लो, वो अपने अनुभव यहाँ पर बताएगा बच्चों को कि जीवन जीने के लिए हमें क्या क्या जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया शिल्प कला केंद्रित। इस वाले वातावरण को, इस वाले पाठ्यक्रम को गांधी जी ने वर्धा योजना में स्पेशली रूप से लागू किया था, क्योंकि ये वाला पाठ्यक्रम था, इसको कैसे पढ़ाएंगे, मतलब जैसे कोई एक कारखाना है, व्यक्ति को जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो ऐसे दी जानी चाहिए कि वो लर्निंग बाय डूइंग, जो कार्य कर रहा है उसको साथ करते करते वो कुछ कमा सके, मतलब जीवन जीने के लिए उसको कुछ योग्यता, कुछ अर्निंग्स होनी चाहिए। अर्निंग बाय डूइंग बोल सकते हैं इसको। कौन है, कोई बुला रहा है आपको सर? अर्निंग बाय डूइंग्स के हिसाब से। तो गांधी जी इस वाले पाठ्यक्रम के अंतर्गत, मतलब इसको ज़्यादा उन्होंने बोला था वर्धा योजना में। आगे आप पढ़ेंगे कि वर्धा योजना क्या थी, सैडलर आयोग जो भी था उसके साथ में। ठीक है, ये हो गया शिल्प कला केंद्रित। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या, कार्य केंद्रित।
इसमें कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको पाठ्यक्रम के साथ साथ किया जाता है। जैसे हम कुछ प्रयोगशाला में वर्क करते हैं, उसको करते हुए सीखने के लिए करते हैं। जैसे प्रयोगशाला है हमारी, उसमें हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो करके सीखना, सिंपल सी बात है, कार्य केंद्रित उसको करेंगे। ठीक है। सुसंबद्ध पाठ्यक्रम, एक नोट्स हमने बनाए हैं, इसमें क्या बोलेगा। ठीक है, सब उड़ रहा है यार। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सुसंबद्ध पाठ्यक्रम, इसमें यह दिखाया जाता है कि सारे विषय एक जगह कैसे रेगुलेट करते हैं। जैसे कोई भी सारे सब्जेक्ट हैं, उनको एक दूसरे से संबंधित कैसे कर सकते हैं। जैसे विज्ञान, हिंदी, साइंस, सामाजिक साइंस, ईवीएस, संस्कृत, सारे विषय कहीं ना कहीं एक जगह रिलेट करते हैं, कोरिलेट करते हैं। उनको हम कैसे समझाएंगे, वो चीज़ यहाँ पर इस वाले पाठ्यक्रम में बताई जाती है। अब नेक्स्ट पाठ्यक्रम हमारा था कोर पाठ्यक्रम, कोर करिकुलम। इसमें होता है कि इन विषयों को अनिवार्य रूप से मुख्य स्थान दिया गया है कोर वाले पाठ्यक्रम के। स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, प्रशिक्षण, कला, संगीत और भी कई सारी चीज़ें हैं। उनमें से किसी एक को, कुछ तो मतलब ऐसे होते हैं कि उनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी या बालक की मनोवैज्ञानिक क्षमता या मनोविज्ञान, जो बालक का दिमाग है, उसके हिसाब से उसको खुद को चयन करना पड़ेगा कि उसको क्या पढ़ना है, कौन सा पाठ्यक्रम उसको या कौन सा सब्जेक्ट लेना होता है। तो ये हमारे कुछ पाठ्यक्रम के प्रकार हो गए, 7 टाइप्स हो गए हैं। इनको अगर हम सही से पढ़ेंगे तो विशेषताएं तो हमने पढ़ा दी हैं, लेकिन इन सारे पाठ्यक्रम की कुछ विशेषताएं और कुछ दोष हैं, वो हम कभी नेक्स्ट लेक्चर में उसको थोड़ा सा विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।